हैं, मगर लगता ये है कि ये बना चुके, इनसे बन चुका। वो जैसे एक आदमी को सारे बच्चे उसकी औलाद कहती थी ना कि आपने हमारे लिए क्या किया है अब्बाजान, सिर्फ घर बना दिया है और कुछ भी नहीं किया। उसने कहा फिक्र ना करो, बहुत कुछ किया हुआ है, जब मरूंगा तो मेरी वसीयत पढ़ लेना, मेरी अलमारी में पड़ी हुई है। जब वो भाई साहब मर गए, उन्होंने वसीयत निकाली, पहला सफा पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मकान गिरा दो, इसके नीचे खजाना है। फेंक के कागज दौड़े, मकान सारा गिरा दिया, नीचे से खोदना शुरू कर दिया, खजाना नहीं निकल रहा, खोदते जा रहे हैं, कुआं बन गया, खजाना नहीं निकला। वापिस आके अगला पेज पड़ा उसका, वसीयत के अगले सफे पे लिखा हुआ था, अब गिरा दिया ना, अब दोबारा बना के दिखाओ फिर मानूंगा। तो भाई ये ना हो नया बनाने के चक्कर में जो पुराना गिरा रहे हैं वो दोबारा इनसे ना बने। इनको अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज का मेरा मुद्दा है पाकिस्तान की कोलैप्सिंग स्टेट, क्योंकि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है और मैं ये खाली कोई खोखला नारा नहीं लगा रहा। आज मैंने सुबह से कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट से बात की है। वो मैं चाहता था कि कुछ उसमें से आपके सामने आके बताएं, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की एक ऑप्रेसिव रजीम है, तो वो डर के मारे लोग सामने नहीं आना चाहते। मैं चूँकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत करके आज इस पे कुछ फिगर्स लिए हैं और कुछ मालूमात हासिल की हैं। देखें, इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था कि ख़ास तौर पे कराची के हवाले से चीज़ों पे मैं ना बोलूं, लेकिन मामलात इस हद तक आ गए और कल परसों में 2 दिन में कुछ कराची के बिजनेसमैनों ने वीडियो बनाई हैं। अब्दुल्ला हारून के बेटे, सर अब्दुल्ला हारून के बेटे ने, यूसुफ हारून, और ये सब खुल के सामने आए हैं। सिराज कासम तेली, पाकिस्तान बेवरेजेस के मालिक, ये सामने आए हैं, जिनके पास पेप्सी कोला की अथॉरिटी है और ये सब चीज़ें। तो ये फ़ौज के चट्टे बट्टे हैं, ये हमेशा फ़ौज के इशारे पे काम करते हैं और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन है उसके पीछे इन बिजनेसमैनों का सेल्फिश माइंडसेट बड़ा काम करता है। इसमें मेरे मेमन बिजनेसमैन काफ़ी हद तक शामिल हैं। मैं खुल के हमेशा बात करता हूं, मैं किसी की फेवर या किसी की मुखालफत जानबूझ के नहीं करता, मैं इश्यूज़ की मेरिट पे बात करता हूं। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। पाकिस्तान का जो कोलैप्स हो रहा है, पाकिस्तान और एक फेल्ड स्टेट, तो ये माना गया है, पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट अब मान रहे हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान का पहले मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ। आप ये चार्ट देखें कि इसमें साफ नज़र आ रहा है कि इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है। अब आप देखें इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन है प्योरली महंगाई और कंज्यूमर, आम आदमी की पहुँच से चीज़ें कितनी दूर हैं। होता ये है कि आर्टिफिशियली भी चीज़ों को ऊपर नीचे किया जाता है। ये सब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में कितना डॉलर आ रहा है। मुशर्रफ के पीरियड से हम शुरू करें ना, तो मुशर्रफ को बहुत ज़्यादा डॉलर्स आ रहे थे 9/11 के बाद। वेस्ट, जैसे कि आपको पता है कि 77 में जब पाकिस्तान में ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ आया तो अमेरिका ने एम्बार्गो लगा दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन 2 साल बाद जब सोवियत इन्वेजन हुआ अफ़गानिस्तान में, तो फ़ौरन सारी, ना तो यह कि एड बढ़ा दी, बल्कि इन्होंने बाकी सब चीज़ें भी रिस्टोर कर दी अमेरिका ने और वेस्ट ने, और पूरा डॉलर की भरमार आ गई। ये वेस्ट की डुप्लिसिटी है, ये डबल स्टैंडर्ड है वेस्ट का, जो डेमोक्रेसी के नाम पे टोपी ड्रामे करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने मार्शल लॉ को हमेशा सपोर्ट किया। यही चीज़ मुशर्रफ की हुई। जब मुशर्रफ ने अपना मार्शल लॉ लेके आया तो वेस्ट ने आए माए सब करते रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे 2001 में 9/11 के बाद सब वापस डॉलर की भरमार हो गई और पाकिस्तान में खुशहाली आ गई। और लोगों ने कहा देखो फौजी हुकूमत में ये होता है, तो फौजी हुकूमत में इसलिए होता है कि फ़ौज भाड़े की फ़ौज है, बख्शू इंटरनेशनल डिज़ाइंस पे काम करता है। और उस 9/11 के बाद की जो पाकिस्तान की शिफ्ट ऑफ पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान तबाही पे पहुंच गया, लेकिन एक आर्टिफिशियल इकोनॉमिक रिवाइवल हुई। इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक पीरियड। अब आप देखें, मुशर्रफ के पीरियड में ग्राफ नीचे है, लेकिन फिर डेमोक्रेटिक पीरियड में जरदारी का जब शुरू होता है 2007-2008 में, तो आप देखें ग्राफ इतना ऊपर चला जाता है।
फिर जरदारी ने आईएमएफ से कर्जे लेने शुरू किया और उसके लिए आईएमएफ के जो सिटिंग डायरेक्टर्स वगैरह थे, जैसे आज का जो फाइनेंस मिनिस्टर है अब्दुल हफीज़ पीरजादा, ये जरदारी का भी फाइनेंस मिनिस्टर बना था। और आईएमएफ ने अपनी कड़ी शरायत और कंडीशंस के साथ और अपने ही लोगों को पाकिस्तान में फाइनेंस डील करने के लिए भेजा, तो ये ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ और 2008-2009 में फिर ये नीचे आता गया। और फिर नवाज शरीफ का पीरियड आता है 2013 में। 2013 में नवाज शरीफ का भी यही हुआ। इसहाक डार टोटल आईएमएफ के डिक्टेशन पे चलता रहा और नवाज शरीफ ने बेशुमार लोन्स ली, इसमें कोई दो राय नहीं। और आर्टिफिशियली, क्योंकि देखें जब डॉलर बहुत ज़्यादा आता है ना, तो ये है कि प्राइसेस का उसमें बड़ा कंट्रोल रहता है। ख़ास तौर पे रुपए को उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा, क्योंकि लोन पे लोन लेते गए। डॉलर जब आपके पास, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा था, तो रुपए की प्राइस बहुत अच्छी रही और डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहा। और आप देखें कि नवाज शरीफ के पीरियड में तो बहुत ही ज़्यादा ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। और एक वक्त ऐसा भी आया 2010 में कि ग्राफ बहुत ही ज़्यादा नीचे रहा इन्फ्लेशन का और 2.5 तक आ गया। और लोगों ने कहा कि देखें नवाज शरीफ इनकलाबी कदम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन ये नहीं देखा कि नवाज शरीफ ने लोन्स कितनी ली और कितना ज़्यादा लोन्स ली। ज़्यादातर नवाज शरीफ की लोन्स जो थी ना वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से थी, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से थी। और ये सिलसिला चलता रहा। फिर इमरान खान का धरना आता है जब नवाज शरीफ के खिलाफ, तो थोड़ा चीज़ें वापस गड़बड़ानी शुरू हुई और फिर फाइनली आता है 2018, पाकिस्तान की बर्बादी का साल। मैंने उस वक्त भी कहा था 2018 से अपने वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान इज़ बिकमिंग गोरबाचोफ ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आया है, लाया गया है फ़ौज की तरफ से। और फिर इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से भी लोन्स ली, लेकिन इमरान खान ने गल्फ़ स्टेट से बहुत ज़्यादा लोन्स ली और सुकूक बॉन्ड और ऐसी चीज़ों पे उसने पैसा इतना उठा लिया, लेकिन इसके बावजूद वो डॉलर को कंट्रोल ना कर सका। फिर चाइना से इसने बेशुमार लोन्स ली, हर चीज़ में चाइना से लोन लेने लगा। और मैं वापस बता रहा हूँ, 50 बार बता चुका हूँ कि चाइना से गवर्नमेंटल लोन नहीं होती थी, ये चाइना के प्राइवेट बैंक्स की लोन होती थी। और प्राइवेट बैंक कितनी सख्त कंडीशन से लोन देता है ये आम पाकिस्तानियों को पता है कि आप एक गाड़ी भी किराए बैंक से लोन लेके लेते हैं तो उसकी कंडीशंस कितनी सख्त होती हैं कि आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो वहाँ के आपकी गाड़ी के साथ साथ आपके घर की कई चीज़ें उठा के ले जाते हैं। तो यही चीज़ चाइना की प्राइवेट बैंक से इमरान खान ने ली, मुख्तलिफ लोन्स ली और नतीजा ये निकला कि आज पाकिस्तान को चाइना को वापस करने के लिए पैसा नहीं है। $1 बिलियन सऊदी अरब को जब वापस देना पड़ा तो चाइना से $1 बिलियन लिया, यानी चाइना की प्राइवेट बैंक से $1 बिलियन लिया। अब सूरत हाल ये है कि मार्च से पहले पहले अगले 6 महीने में पाकिस्तान को तकरीबन $5-6 बिलियन वापस करने हैं चाइना को, और पाकिस्तान के पास तो खाने को पैसा नहीं है। अब इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि एक तो होता है करप्शन और एक होता है इनकॉम्पिटेंस, कि आपके पास कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट नहीं है, पीपल नहीं है जो कि रन करें। तो इमरान खान ने तो ये किया कि आते ही अपने अय्याश और करप्ट दोस्तों की हुकूमत बना ली और उन सबको मिनिस्ट्रियों पे लगा दिया। आईएमएफ ने इस पर एतराज़ किया तो फिर आईएमएफ के लोगों को लेके आ गए और फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन भी आईएमएफ के कहने पे शब्बर जैदी को लगा दिया। और अब्दुल हफीज़ पीरजादा जो कि पीपल्स पार्टी जरदारी का मिनिस्टर था, असल में तो वो आईएमएफ का बंदा था, उसको आईएमएफ से रिज़ाइन करवा कर उसको फाइनेंस मिनिस्टर लगाया। स्टेट बैंक का गवर्नर भी आईएमएफ के कहने पे लगाया, यानी टोटल फाइनेंस दे दिया आईएमएफ के हाथ में। लोन्स ले रहे हैं चाइना और गल्फ स्टेट से, और पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपए का वो हाल हो गया कि चीज़ों की महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और आम आदमी की ज़िंदगी हराम हो गई है। आटा 400% इंक्रीज हुआ है। अब आप बताएं कि फूड और कंज्यूमर चीज़ों में आटे से ज़्यादा कौन सी चीज़ ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि आटा इज़ द बेसिक ऑफ एवरी हाउस होल्ड। तो आटे की कीमत इन्होंने बढ़ा दी और हर चीज़ की, सब्जियों की, शुगर की, मतलब आटा इंपोर्ट करने की नौबत आ गई,
क्योंकि इनके पास नाअहल लोगों की गवर्नमेंट है, इनको कुछ पता ही नहीं है। अब ये इमरान खान और उसकी टीम हक्का बक्का बैठे हैं क्योंकि ये फौज के इशारे पे चलते थे, और फौज तो पाकिस्तान में नासूर है, कैंसर है पाकिस्तान का। अब आज ये सूरत हाल हो गई है कि फौज के कंट्रोल में भी चीज़ें नहीं आ रही और इमरान खान की टीम के पास भी कोई हल नहीं है इन चीज़ों का, और तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अब जो गल्फ स्टेट से, यूनाइटेड अरब इमारात से, सऊदी अरब से, कुवैत से, कतर से जो इन्होंने लोनें ली थी, अब वो आपने देखा कि पाकिस्तान ने सडनली बख्शू साहब चाइना के कहने पे तुर्की के उस पर चले गए, तुर्की गोइंग अगेंस्ट इन गल्फ स्टेट्स। तो हुआ ये कि पाकिस्तान अब गल्फ स्टेट वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारे पैसे वापस करो, और पाकिस्तान के सुकूक बॉन्ड और दूसरे जो बॉन्ड्स हैं उसको लेके अब गल्फ स्टेट वाले प्रेशर एक तरफ डाल रहे हैं, चाइना की बैंकों का प्रेशर है, सीपेक का काम ठप हो गया है, सीपेक बिल्कुल बर्बाद हो गया है। अब मैं ज़रा आता हूँ कराची के ये जो बिजनेसमैनों ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं। सिराज कासम तेली ने परसों एक ऑडियो रिलीज़ की है अपने दूसरे बिजनेसमैनों के साथ, और उसमें यह कहा है कि हमने सुना है कि नवाज शरीफ, अल्ताफ़ हुसैन और दीगर जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं उनको वापस पाकिस्तान में पावर में लाया जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो हम अपना पैसा लेकर सारे बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। तो उनको फिर उनकी वापस एक और ऑडियो आई, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट पाकिस्तान में फ़ौरन हो जाता है। फिर इनको बुला के बोला गया बाजवा की तरफ से कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर उसने क्या किया था कि सऊदी अरब में जब तेल की इनकम कम हो गई और तेल बिल्कुल मुफ्त के भाव बिकने लगा और सऊदी अरब के पास भी पैसों की कमी हुई, तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने सऊदी शहजादों को महल में कैद कर दिया था, जिसमें ये शहजादा तलाल और इन सबको, और इनको निचोड़ के इनसे पैसे निकलवाए थे और कई $100 बिलियन इन शहजादों से निकलवाए थे। तो बाजवा ने बिजनेसमैनों को बुला के कहा कि हम भी तुम लोगों के साथ ये करेंगे और तुम लोगों को पैसे लेकर यहाँ से जाने थोड़ी देंगे, हम भी तुम लोगों को बंद करेंगे और सबको, और तुम लोगों का सारा चीज़ों को कब्जा कर लेंगे। बनाना रिपब्लिक है ना। वो फ़ौरन सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और कल सिराज कासम तेली ने फिर एक ऑडियो निकाली और माफ़ी मांगी कि नहीं जी हम ये तो वो तो, और ये यूसुफ हारून है जो, इसने फ़ौरन एक वीडियो निकाली और इसने कहा कि नहीं सिराज कासम तेली को ऐसा नहीं करना चाहिए, और अपने बाप की खिदमत बताने लगा कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो हिंदुस्तान में हम इतने बड़े बिजनेसमैन थे, और मेमन बिजनेसमैन और मुस्लिम बिजनेसमैन जो जूनागढ़ और गुजरात के जो थे, उनके पास जिना के कहने पे अब्दुल्ला हारून, सर अब्दुल्ला हारून, यूसुफ हारून के बाप गए और तमाम बिजनेसमैनों को कहा कि पाकिस्तान हम बना रहे हैं और आप लोगों को इसकी मदद करनी होगी और ये और वो। तो सारे मेमन बिजनेसमैनों ने, गुजराती बिजनेसमैनों ने, मुसलमानों ने जिना को ब्लैंक चेक दिए और बोला कि हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, और ये सब अपना पैसा समेट के कराची आ गए। कराची में उस वक्त कोई कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स नहीं था। मेरे सिंधी भाई कहते हैं ना कि मुहाजिर यहाँ पे लुटे पुटे आए थे और यहाँ पे तो कराची एक कॉस्मोपॉलिटन था और कराची में सब कुछ था, तो कुछ भी नहीं था। ठीक है ना। कराची को कॉस्मोपॉलिटन अंग्रेज़ों ने एक डिज़ाइन के तहत बनाया था। जब अंग्रेज़ ने डिसाइड कर लिया था कि पाकिस्तान बनाना है, हमें एक बफर स्टेट, वेस्ट के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम पाकिस्तान एक ऐसी बनाना रिपब्लिक यहाँ पे बनाएंगे ताकि वो इंडिया, चाइना और इस स्ट्रेटेजिक रीजन में हमारा एक बफर स्टेट रहे। तो इसके लिए पाकिस्तान की मुस्लिम फ़ौज को, पाकिस्तान बनने से पहले फ़ौज का डिवीज़न हुआ था, ये याद रखिएगा कि 1947 तक इंडिया में किसी चीज़ का डिवीज़न नहीं हुआ था। 47 के बाद पैसों का और इन सब चीज़ों का डिवीज़न हुआ था, जिसके लिए गांधी जी ने मन बरत भी रखा था जब वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम पाकिस्तान को कुछ भी नहीं देंगे, और ये सब 47 के बाद हुआ। लेकिन पाकिस्तान के जिना के कहने पे फौज का डिवीज़न 1 साल पहले हो गया था, क्योंकि अंग्रेज़ को पता था कि इस इलाके में हमें एक भाड़े की बख्शू फौज चाहिए। तो मुस्लिम फौज ऑफ इंडिया को डिवाइड करके पाकिस्तान के हवाले 1 साल पहले 1946 में कर दिया गया था, इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो ये डिज़ाइनिंग थी। फिर कराची को कॉस्मोपॉलिटन बनाया गया क्योंकि इनको बहरहाल यहाँ पे कोई इनके पास और कुछ था नहीं। लाहौर एक शहर था, तारीख़ी शहर था, लेकिन लाहौर के पास कोई बिजनेस या वो चीज़ें नहीं थी। लाहौर का कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं था, ना इंडस्ट्रियल जोन था, ना कुछ था।
तो इनको एक जगह चाहिए थी जिसके लिए इन्होंने कराची को डेवलप किया और वहाँ पे एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी की सारी सहूलियात दी गई। तो ये अब्दुल्ला हारून के बेटे, मैं इनकी वीडियो आपको इस अपने वीडियो के आखिर में लगा रहा हूँ ताकि आप देख लें कि ये बिजनेस माइंड जो फौज के चट्टे बट्टे हैं वो किस तरह पाकिस्तान में बर्बादियाँ करते हैं। तो ये सर अब्दुल्ला हारून को टास्क दिया गया और सारे मुस्लिम बिजनेसमैन, ख़ासतौर पे हमारी मेमन कम्युनिटी के बिजनेसमैन सर आदम जी और दाऊद, ये सब आए और इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में चिटागांग में और वेस्ट पाकिस्तान में कराची में इन्वेस्टमेंट की। कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बनाया गया जिसका पहला प्रेसिडेंट ये सर अब्दुल्ला हारून बना था, कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का। और उस ज़माने में ये कराची में बनाई गई ताकि कराची में एक बिजनेस डेवलपमेंट हो। इन्होंने हिंदुस्तान के साथ तो गद्दारी की सो की हमारे मेमन बिजनेसमैनों ने। ये पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में ये अपने फैमिली बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में शुरू से फौज के साथ मिल गए और हर फौजी गवर्नमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया। मैं आपको इसकी मामूली मिसाल देता हूं। ये सिराज कासम तेली ज़रा मेरे सामने आके बैठ जाए ना, किस मुंह से मेरे सामने बैठेंगे। मैं आपको इनके 2-3 कारनामे बताता हूं। 2002 में जब इलेक्शन करवाने थे मुशर्रफ को डेमोक्रेसी के ड्रामे के लिए, तो मुशर्रफ के कहने पे इन्होंने काफ लीग को करोड़ों रुपया चंदा दिया था एक एक बिजनेसमैन ने। ये अकील करीम ढेडी आजकल जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना होता है, ये कंगला था क्या? कुछ भी नहीं था। इसने फौज के साथ मिलके जो करप्शन करके और जो लूट मार करके तबाहियां मचा के इसने अपनी बिजनेस एम्पायर कायम की। इसने MQM को और काफ लीग को और इवन मुल्ला पार्टियों को सिराज कासम तेली ने, ढेडी ने और बाकी तमाम बिजनेसमैनों ने करोड़ों रुपए चंदा दिया था इलेक्शन फंड में और जाके इनकी हुकूमत बनवाई थी। फिर 2007 में अगेन आर्मी के कहने पे, क्योंकि उस वक्त मुशर्रफ कमजोर हो चुका था और ISI हैड टेकन ऑल द थिंग्स अंडर पाशा एंड ज़हीर उल इस्लाम और अशफाक कियानी, ये लोगों के कहने पे इन्होंने 2007 के इलेक्शन में फिर MQM को, पीपल्स पार्टी को फंडिंग की। क्योंकि आर्मी पहले से डिसाइड कर लेती है कि इलेक्शन के बाद किसको गवर्नमेंट देनी है, किसको जितवाना है। इन्होंने जरदारी को, क्योंकि बेनज़ीर का कत्ल हुआ था तो इनको पता था कि अब जरदारी को इलेक्शन में लाना होगा और जरदारी ये खुद चोर, नंबर 1 चोर आदमी, उसने आर्मी के हर चीज़ कबूल कर ली थी टू गेट बैक पावर। तो जरदारी को और MQM को और दूसरे लोगों को इन्होंने फंडिंग की, इन बिजनेसमैनों ने करोड़ों रुपया। अब मैं मजीद आपको क्या बताऊं कि मैं तो उस वक्त इन चीज़ों में था ना। मेरे सामने MQM के मिनिस्टर और काफ लीग के मिनिस्टर बैठ के बिजनेसमैनों से डील करते थे कि नहीं इतना चंदा लेंगे, इतना चंदा। ये सिराज कासम तेली आज बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, क्या इन्होंने चंदे नहीं दिए करोड़ों रुपया? फिर आता है 2018 के इलेक्शन के लिए आर्मी के कहने पे अरबों रुपया दिया है इन्होंने, इन सारे मेमन बिजनेसमैनों ने और दूसरे बिजनेसमैनों ने कराची के। इन्होंने अरबों रुपया इमरान खान के इलेक्शन फंड में दिया है। रिटर्न में इनको ये चाहिए था कि हमें क्या मिलेगा, तो आर्मी ने कहा था आपको ग्वादर दे देते हैं, ग्वादर में हम बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज बना रहे हैं और ग्वादर में इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है और ये CPEC में हम आपको हिस्से देंगे। और हालांकि CPEC ऑलरेडी चाइना जैसी करप्ट कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी के कंट्रोल में था। इन्होंने बढ़ चढ़ के बिजनेसमैनों ने इमरान खान को फंडिंग की। इमरान खान हुकूमत में आ गए, इमरान खान से चीज़ें संभाली ही नहीं जा रही, क्योंकि एक तरफ तो फैसल वावड़ा और जुल्फी बुखारी और ये कौन है ये चौधरी, फवाद चौधरी और इस टाइप के करप्ट लोग आ गए। इनको कुछ करना वरना आता नहीं था, इन्होंने माल बनाने शुरू किए। आपको याद होगा कि इमरान खान ने इलेक्शन जीतने के बाद कि नवाज शरीफ ने इतनी महंगी महंगी गाड़ियां रखी हैं, मैं नीलाम कर रहा हूं। वो नीलामी ये थी कि महंगी महंगी गाड़ियां कौड़ियों के भाव अपने दोस्तों को बेच दी इसने। अब परसों इमरान खान ने 35 नई गाड़ियां, बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियां ली हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के यूज के लिए। ये तो इनका हाल है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को इतना बढ़ा दिया, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं की। एक पेशावर की मेट्रो बनाने के लिए 10 गुना कीमत, जितने में जैसे एक मिसाल है, इंडिया में दिल्ली में मेट्रो बनी है, उससे 10 गुना कीमत की पेशावर मेट्रो बस बनी है। और वो भी तबाही, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि पुल टूट गए हैं, इनके बसों में आग लग गई है, दे दे के हुकूमत का बाजा बज गया है।
लेकिन इनसे डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। सीपेक ठप हो गया। कराची के बिजनेसमैन ये सिराज कासम तेली वगैरह ने जो अरबों रुपया ग्वादर में लगाया था, तो ग्वादर का ये हाल हो गया कि जो घर 50 लाख का था वो आज 10 लाख का हो गया है। प्राइसेस ऐसे नीचे आए कि इनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई। अब ये बिजनेसमैन सारे परेशान हो गए कि अब हमारा क्या होगा, हम तो तबाह बर्बाद हो गए, हमारा तो सब कुछ लुटपुट गया। तो इन्होंने ये ऑडियो निकाली कि हम अपना पैसा लेके वापस चले जाएंगे। इनको पता नहीं है कि यहाँ पे एक जालिम जब्बा जाबिर जल्लाद फौज बैठी हुई है जो हर चीज लूटने के लिए बैठी हुई है। अब चीजें ना फौज के कंट्रोल में है ना इमरान खान के कंट्रोल में है। नवाज शरीफ इस मौके पर फायदा उठा रहा है। देखें ये क्या कह रहे हैं, खाली 20 सेकंड की इसकी वीडियो है। अलविदा करेंगे आप जो ये सारे इंकशाफात हो रहे हैं, बशीर मेमन साहब ने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं, बड़े बड़े कमीशन बनेंगे। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। मियां साहब ये सब उसके कटहरे में खड़े होकर कौम को जवाब देंगे इंशाल्लाह। सर एक तस्वीर करेंगे आप। अब नवाज शरीफ बहुत ज्यादा उछल रहा है। 9 पार्टीज डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है इन्होंने, जिसका चीफ अगेन मौलवी फजलुर रहमान, क्योंकि मुल्ला तो हर दौर में फायदा उठाता है ना। फौज के साथ भी इनकी चलती है, मुशर्रफ के साथ यही मौलवी फजलुर रहमान थे। MMA बनाया था मुल्ला मिलिट्री अलायंस, नॉर्मली था मुत्तहिदा मजलिस अमल, लेकिन इसको हम मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहते थे। इनको KPK दे दिया था। 2001 में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तालिबान के और पठानों को पकड़ पकड़ के कर रहे हैं उधर अमेरिका के हवाले डॉलरों के लिए। ये मुल्ला पार्टियां उधर ही रूल कर रही थी। आज ये और बेनजीर ने भी, जब आपको याद होगा, MRD बनाई थी जियाउल हक के खिलाफ, तो भी यही मुल्ला आगे आगे थे। आज ये नवाज शरीफ के साथ मिलके तो मुल्ला को आगे कर दिया। मौलवी फजलुर रहमान चीफ है। ये 9 पार्टियों के जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट चलाएंगे। अब इमरान खान को कुछ सूझ नहीं रहा। और बड़े बड़े जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं वो साफ कह रहे हैं कि अब इमरान खान का बोरिया बिस्तरा बंद होता नजर आ रहा है। जुल्फी बुखारी ने अपना सारा सामान वामान समेट के लंदन शिफ्ट कर दिया है। इमरान खान के मिनिस्टर भागने की तैयारियों में हैं। वैसे ही फैसल वावड़ा वगैरह की यहाँ पे लंदन में प्रॉपर्टियाँ हैं, सब कुछ है। ये सब आखिरी अपना समेट रहे हैं। और एनालिस्ट का कहना यह है कि 2020 का एंड शायद इमरान खान ना देख सके। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि अगर इमरान खान नहीं तो कौन? क्योंकि नवाज शरीफ तो खुल के जनरल कमर बाजवा, जनरल आसिम बाजवा, जनरल फैज ISI चीफ और जो इस वक्त रूलिंग ओलिगार्की ऑफ पाकिस्तान के जनरल्स की है, उनके खिलाफ नवाज शरीफ ने तो ऐलान जंग किया हुआ है। तो क्या ये लोग नवाज शरीफ को आने देंगे? कौन आएगा अगर इमरान खान नहीं तो? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि पीपल्स पार्टी वैसे ही सिंध तक रह गई है और सिंध में इन्होंने जो हाल किया है आम आदमी का, आम सिंधी जितना इस वक्त तबाह बर्बाद है, इतना शायद पाकिस्तान में और कोई नहीं है। तो सिंध का तो हाल खराब है, तो पीपल्स पार्टी का कोई चांस नहीं है। नवाज शरीफ खाली पंजाब की हद तक थोड़ा बहुत इसका वोट बैंक है। तो नवाज शरीफ तो खुल के इन जनरल्स के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है। तो क्या कमर बाजवा, आसिम बाजवा और ये जनरल फैज और इनकी टीम, इनको नवाज शरीफ को क्या हुकूमत में आने देंगे? तो फिर क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, विद इन PTI शाह महमूद कुरैशी विल टेक ओवर और ये और वो। तो शाह महमूद कुरैशी का कैलिबर नहीं है। ये 220 मिलियन का स्टेट है, एक स्ट्रेटेजिक मामलात हैं। और इस वक्त जो इनका रीजनल पॉलिटिक्स में एक तरफ इंडिया से पंगा लिया हुआ है चाइना के कहने पे बख्शू ने, एक तरफ तुर्की की गोद में है, दूसरी तरफ अरबों में। देखें, अरब से पाकिस्तान पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान के मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। एक झटके में इनको पाकिस्तान वापस भेज देगा सऊदी अरब। सऊदी अरब को आप हल्का ना लें, ये कोई डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, ये थियोक्रेसी है, प्योर एक डिक्टेटोरियल रेजिम है। यहाँ पे इनको किसी अवाम से फैसले की ज़रूरत नहीं होती कि अवाम से एंडोर्समेंट लेंगे या कुछ। जो इन्होंने डिसाइड किया इम्प्लीमेंट करते हैं। अपने शहजादों को महल में बंद कर दिया। ये पाकिस्तान के 4-5 मिलियन पाकिस्तानियों को उठा के पाकिस्तान में भेज देंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा?
तो सऊदी अरब वगैरह से बख्शू भाई ने पंगे लेने शुरू किए हैं तुर्की के कहने पे, लेकिन तुर्की इनको कुछ देने की पोजीशन में है नहीं। चाइना ने वैसे ही अपने जो लोन्स दिए हैं उसके चक्कर में कराची का वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची पोर्ट, कराची एयरपोर्ट, ग्वादर ऑलमोस्ट पूरा सिटी, गिलगित बल्तिस्तान, ये सब चाइना के कंट्रोल में ऑलरेडी जा चुका है। अब अमेरिका ने जिस दिन इनको चाबी कसी ना कि आफ्टर ऑल इनका बाप अमेरिका है, इनका जो सबसे बड़ा बाप है इस वक्त फौज का वो अमेरिका है, अमेरिका के बगैर तो ये हिल भी नहीं सकते। तो अभी तो अमेरिका कह रहा है कि खेल लो बेटा जितना खेलना है, तमाशा हम देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन IMF और वर्ल्ड बैंक ने चाबियां कसी ना, उस दिन पाकिस्तान को बैंकरप्सी करनी पड़ेगी और एक बैंकरप्ट स्टेट हो जाएगा। पाकिस्तान बड़ा अपनी मिलिट्री माइट पे अकड़ रहा है, तो पाकिस्तान के F-16 और एटम बम और ये सब चीज़ें हैं ना, अमेरिका की टेक्निकल टीमों के बगैर ज़ीरो हैं, कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपेयर इट विद इंडिया। इंडिया का सब इंडिजीनियस है, लोकल है। इंडिया किसी से लेता भी है ना रफाएल प्लेन या रशिया से कोई मिसाइल या ये वो, तो उसकी टेक्नोलॉजी भी साथ में लेता है, उसके ऑपरेशनल सारे राइट्स भी इंडिया लेता है। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं भिखारी मुल्क का। F-16 किस तरह रो रो के मिला था आपको अच्छी तरह याद होगा, 25 साल लगे तो जाके F-16 कितनी खतरनाक कंडीशंस पर मिली थी। जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो F-16 मार गिराया था, याद होगा आपको। और उसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से कितनी माफिया मांगी, लाख पाकिस्तान डिनाई करे कि F-16 नहीं गिराया था और ये वो, लेकिन अमेरिका के आगे इन्होंने पांव पकड़ लिए थे कि माई बाप गलती हो गई, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि ये आप इंडिया के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एटम बम और ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब बढ़ जाएंगी। उमर शरीफ, जो कि मैं उमर शरीफ का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन आप उमर शरीफ की ये मजाक की एक छोटी सी वीडियो देख लें 1 मिनट की, इसमें ये साफ बता रहा है एटम बम की कहानी। हमने एटम बम बना लिया है, अल्लाह का शुक्र है, एटमी ताकत है। लेकिन हमारी एटमी ताकत, हम अपने बम को छुपा के बैठे हुए, बम पे कपड़ा डाला हुआ है, किसी को पता ना चले। हमारी एटमी ताकत, हम ही डरे हुए, हमसे कोई नहीं डर रहा। अजीब सवाल है यार ये। हम एटमी ताकत है, हम सबसे डर रहे हैं, हमसे कोई नहीं डर रहा। क्यों? लोगों को इतना यकीन है ये चला नहीं सकते, इतना कर्जा है हमारे ऊपर। जब हम चलाने लगते हैं फोन आ जाता है, चला रहे हो तो हमारे पैसे दे दो पहले। वहीं हमारे लोग कहते हैं अंदर रख दो यार फिर चला रहे। तो बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का इंडिजीनियस कुछ भी नहीं है, सब भिखारी मांगे तांगे पे चल रहे हैं। ये इकोनॉमी तबाह है। आम आदमी देखें, किसी भी मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो मिडिल क्लास होती है। पाकिस्तान में इस तेजी से मिडिल क्लास डिसअपियर हो रही है कि इकोनॉमिस्ट भी हैरान हैं कि इतनी तेजी से, क्योंकि लोग गरीब हो रहे हैं या अमीर हो रहे हैं। अमीर एक लिमिटेड तादाद में, ये बिजनेसमैन और जो फौज के बूट चाटने वाले लोग हैं वो अमीर हो रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी फ्यू, एक गिनती के कुछ लोग हैं। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज आर पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल, और मिडिल क्लास पीपल अब पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में पॉवर्टी का ग्राफ खतरनाक हद तक बढ़ गया है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस हद तेजी से कोलैप्स हो रही है कि इट इज गोइंग टू बी ए बैंकरप्ट स्टेट वेरी सुन। तो मेरे अजीज पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इस वक्त हल क्या है कि अगर इमरान खान नहीं तो कौन? मार्शल लॉ। चाइना के तो इंटरेस्ट में है मार्शल लॉ, तुर्की के तो इंटरेस्ट में है मार्शल लॉ। चाइना और तुर्की तो बाजवा को मुसलसल फोर्स कर रहे हैं कि मार्शल लॉ ले आओ, डायरेक्ट फौज का रूल ले आओ। लेकिन वेस्ट 77 के मार्शल लॉ को वेस्ट ने अफगान इन्वेजन की वजह से सपोर्ट किया। 99 के मार्शल लॉ को वेस्ट ने 9/11 की वजह से सपोर्ट किया। तो अब क्या होगा? क्या पाकिस्तान का कमर बाजवा अगर मार्शल लॉ लेके आता है तो क्या करेंगे? ये इंडिया पे कोई नया ड्रामा करेंगे या फिर अफगानिस्तान में जैसे कि ट्रंप ने कहा है कि आई विश एंड आई अश्योर यू दैट आवर फोर्सेज इन अफगानिस्तान विल कम बैक बिफोर क्रिसमस। क्रिसमस तो 1.5-2 महीने पीछे रह गया। तो क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों को वापस जाने देगा? आम पाकिस्तानी को सोचना है। पाकिस्तान के पास आज भी बचत का एक रास्ता है।
आज बचत का एक रास्ता यह है कि पाकिस्तान की आवाम इन जनरलों को, वर्दी की गिरबानों को पकड़े और सड़कों पे घसीटे। इसके अलावा पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं है कि आपके कल्प्रिट सिराज कासम तेली कहते हैं कि आप पॉलिटिशियंस को वापस लेंगे तो हम अपने बिजनेस के सारे पैसे लेके चले जाएंगे। अबे तुम लोगों ने कभी आर्मी के खिलाफ क्यों नहीं बोला? फसाद की जड़ तो ये आर्मी है, पाकिस्तान की बर्बादी की वजह तो ये आर्मी है। तो पाकिस्तान के ये मेमन बिजनेसमैन ये उस वक्त क्यों खामोश हैं? आज भी ये वजह क्यों नहीं बता रहे कि आर्मी की इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर आसिम सलीम बाजवा की गोद में बैठे हुए हैं ये सारे बिजनेसमैन? क्या इनको नहीं पता कि आसिम सलीम बाजवा से बड़ा चोर और डाकू कोई नहीं है पाकिस्तान में? इन जनरल्स के खिलाफ ये बिजनेसमैन कभी नहीं बोलते क्योंकि इनकी गोद में बैठ के इन्होंने करप्शन करके माल बनाने होते हैं। असल फसाद की जड़ ये बिजनेसमैन भी हैं। अब आवाम के हाथ में है कि वो उठें और अपनी कंट्रोल अपने हाथ में लें। इमरान खान की टीम हो, नवाज शरीफ की टीम हो, आर्मी की टीम हो, इन सब के अपने पर्सनल मफादात हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और कुछ नहीं है। इनमें से कोई पाकिस्तान की पब्लिक के लिए नहीं बोल रहा, इनमें से कोई पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा। इसके लिए ज़रूरी है कि आम आदमी अब उठे और चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले। आप हिस्ट्री को ज़रा स्टडी करें ना। जब हिटलर की नाजी गवर्नमेंट थी तो ये मर्सिडीज बेंज और ये जितने बड़े बिजनेस यूनिट थे जर्मनी के, ये सब नाजियों के गोद में बैठे हुए थे, हिटलर की गोद में थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो बिजनेसमैनों का तो तरीका ही ये रहा है कि डिक्टेटर के साथ दोगे तो कामयाब रहोगे। और ये अकील करीम ढेडी और यूनुस हबीब को कैसे आप भूल सकते हैं? सिंध का पहला बैंक बना था मेहरान बैंक, तबाह और बर्बाद कर दिया था जनरल असलम बेग के कहने पे। क्या याद नहीं है आपको कोर्ट में कितना लंबा केस चला? उसी यूनुस हबीब का भाई आरिफ हबीब, क्या औकात थी इसकी? आज बिलियनर बना हुआ है, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे छाया हुआ है आरिफ हबीब। तो हमसे मुंह ना खुलवाओ। 25-26 साल गुजारे हैं इस फील्ड में, एक एक की औकात जानता हूं मैं। चाहे सिराज कासम तेली हो, चाहे आरिफ हबीब हो, चाहे यूनुस हबीब हो, चाहे अकील करीम ढेडी हो, छोटे बड़े जितने बिजनेसमैन हैं, इन सब की औकातें मैं जानता हूं। इंसान के बच्चे बन जाओ, गलत को गलत कहो। फौज गलत है इस मुल्क में, उसको गलत कहो। फौज के खिलाफ आवाज उठाओ। सिराज कासम तेली, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो। पॉलिटिशियंस को हमेशा वो करते हो, तो पॉलिटिशियन भी गंदे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इनको गंदा ये आर्मी तो करती है ना। ये आर्मी इनको लाने से पहले इनको शर्मनाक शराइत बताती है कि तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। कितने बिजनेसमैन हैं जिन्होंने आज तक बलूचिस्तान के जेनोसाइड के ऊपर बोला है? कितने बिजनेसमैन हैं जो हजारों सिंध में लोगों को अगवा करके गायब कर दिया गया, मुहाजिरों को और सिंधियों को? कितने बिजनेसमैनों ने उस पर आवाज उठाई है? तब इनकी इंसानियत कहां मर जाती है? बड़े इंसानी हमदर्दी बनते हैं कि मेमन बिजनेसमैन तो चैरिटी बहुत करता है। अबे खाक चैरिटी करता है साला, 500 रुपए की चोरी करके 50 रुपए चैरिटी करता है। जितने मेमन बिजनेसमैन हैं मैं इनको जानता हूं, रमजान में मक्का में उम्रा करने चले जाते हैं साले हराम का माल कमा के। वो समझते हैं कि अल्लाह भी इनकी बातों में आ जाएगा और अल्लाह देख नहीं रहा। अल्लाह को यार, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह को बेवकूफ बनाने के लिए निकलते हैं। हमारे अपने पड़ोसी कराची में नंबर 1 स्मगलर, हर चीज की स्मगलिंग करते थे। इनकी औलादें शराबें, लड़कियां, क्या क्या नहीं करते थे। मेरे दोस्त थे बचपन से, अब्बा क्या करते थे, हर साल रमजान में उम्रा करने चले जाते थे। और आज इनके बेटे अमेरिका में और इधर लंदन में रह रहे हैं। फोन पे बात हुई, अब्बा कहाँ हैं? अब्बा ने अब सब छोड़ के मदीना मुनव्वरा में घर लेके इनको दे दिए। मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, बस 24 घंटे हुजूर की खिदमत करते हैं। खुदा का खौफ करो, हराम का माल तुम लोग कमाओ, मुल्क को बेच दिया, स्मगलिंग तुम करो, सब कुछ तुम करो, करप्शन तुम करो और फिर उम्रा करने चले जाते हो। अब आम आदमी को उठना होगा। पाकिस्तान का आम आदमी जब तक नहीं उठेगा, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। इट्स ए कोलैप्सिंग बनाना रिपब्लिक, बैंकरप्सी के दिहाने पे आ चुकी है। क्या होगा इस मुल्क का जिसमें मुल्ला के अपनी चौधराहट है,
करप्ट बिजनेसमैन अपना चौधराहट कर रहे हैं और इनके सबके ऊपर एक ऑप्रेसिव करप्ट आर्मी बैठी है जिन्होंने अपनी सारी फैमिलियों को बाहर बिठाया हुआ है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, प्रॉपर्टियां, बिजनेस सब उन्होंने सेट कर दिए। खुद अकेले पाकिस्तान में अपनी बीवी लेके बैठे हुए बुढ़ा बुढ़ी और लूट मार कर रहे हैं कि जब तक आखिरी निचोड़ ना लें कतरा, इसके बाद हम भी जाएंगे और पाकिस्तान से निकल जाएंगे। ये पाकिस्तान के ठेकेदार जितने आर्मी जनरल्स हैं जो हम लोगों को, सिविलियंस को पैट्रियोटिज्म की सर्टिफिकेटें देते हैं, कियानी ने इस्तीफा दिया, मुल्क से बाहर ऑस्ट्रेलिया में याशियों में रह रहा है। मुशर्रफ ने इस्तीफा दिया, दुबई में याशियों में रह रहा है। राहिल शरीफ ने इस्तीफा दिया, दूसरे दिन सऊदी अरब में शुरता लगाए। अगर इतना ही गैरतमंद है तो ये देखें, नरेंद्र मोदी जी को जब पुरस्कार दिया जा रहा था सऊदी अरब में तो शुरता साहब कोने में अदब बना के खड़े हैं। तब इनकी पाकिस्तानियत, तब इनकी गैरत इनके अंदर की कहां मर जाती है। पाशा इस्तीफा दिया बाहर, जहीरुल इस्लाम इस्तीफा दिया दुबई। जिसको देखो यार, आसिम सलीम बाजवा इस्तीफा दिया, चेयरमैनशिप सीपेक की पकड़ ली, मिनिस्ट्री पकड़ ली, बेटों को, भाइयों को, सारे हरामखोर खानदान को अमेरिका में सेटल कर दिया। पापा जॉन्स पिज्जा बेच रहा है जिसकी टॉपिंग सारी पोर्क की होती है। तो इनका इस्लाम भी नहीं चलता, तो इनका पाकिस्तानी पैट्रियोटिज्म भी नहीं। कब आवाम उठेगी पाकिस्तान की? कब आवाम जागेगी पाकिस्तान की? पाकिस्तान की आवाम जब तक जाग के इन जनरलों को, इन बिजनेसमैनों को गिरेबान से पकड़ के हिसाब नहीं लेगी, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। बचाना है पाकिस्तान तो आम आदमी को आगे आना होगा, वरना इस पाकिस्तान का अब कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट पे हम ये आवाज़ उठाते हैं, वरना हमारी हैसियत कुछ नहीं है। आप लोग हमारा मैसेज आगे बढ़ाते हैं, इस पे हम आपके मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। माजरत खा हूँ, कुछ दिन आपसे तबादला ख्याल नहीं हो सका, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी। आज भी इस हाल में उठ के मैं ये बयान देना लाजमी समझ रहा हूँ कि आज बहुत बड़ा एक मसला पैदा हुआ है पाकिस्तान में, जो बहुत ही खतरे का हामिल भी और बायस भी बन सकता। दोस्तों, पाकिस्तान के बनाने से पहले मेरे दादा जो थे सर अब्दुल्ला हारून, वो पहले और आखिरी ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के सदर रहे और जिन्ना साहब ने उन पे जिम्मेदारी दी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माहिल करें नए पाकिस्तान की तरफ। इत्तेफाक से अब्दुल्ला हारून 42 में मर गए और उनके बेटे यूसुफ हारून ने ये काम अपने कंधों पे उठाया। जेतपुर, बांटुआ, जामनगर, जहाँ जहाँ की भी आप नाम लें, मेमनों के पास गए और कहा कि बाबा आ जाएं पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बनाना है। और बड़ी तादादों में ये लोग पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद में बिजनेसमैनों का सर्कल बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यूसुफ हारून साहब, कराची में तो कोई स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं है। तो यूसुफ हारून अपनी मेहनत से कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्टॉक एक्सचेंज को कायम किया और पहले सदर स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान के यूसुफ हारून रहे। तो इदारा बनाने में भी, लोगों को ले आने में भी, पाकिस्तान पे खर्चा करने होते हुए, ये सारी बातें करते हुए हमने अपने खिदमात पाकिस्तान के लिए अंजाम दिए। अब सूरत हाल आज खतरे पे कैसे पहुंचा है? मेरे बहुत बहुत पुराने दोस्त स्कूल के वक्त के सिराज कासिम तेली ने एक बयान दिया है। सबसे पहले तो उन्हें शाबाश है कि उनकी मुल्क की दर्द इतनी थी उनमें कि उन्होंने खुल के वो बातें की जो लोग करना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते और घबराते हैं कहते हुए। मैं तो कई सालों से ये बातें कर रहा हूँ, बताते रह रहा हूँ, आप पाकिस्तान की
इस हालात कर रहे हैं कि ये मुल्क बचे ना बचे, आप कर क्या रहे हैं। और आपसे मेरा मुराद वो था उन लोगों की तरफ जिनको पाकिस्तान को कायम करने में एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करना था। अब आज इन्होंने एक टेप रिलीज की है। मेरे दोस्त ने जो हिम्मत की बातें की हैं, ज़रूरत है आपको ये बातें सारी सुनाने की। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने इस पे तवज्जो ना दी तो आगे चल के मसले मसाइल जो पैदा होंगे उनकी कौन जिम्मेदार होगा। वो तो कह चुके हैं और आपको मैं कुछ उसके हिस्से सुनाना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि हमने सारे पाकिस्तान कराची के बिजनेसमैन को जमा किया और वहां ये बात हुई। उनका एक ब्रंच होता है, इत्तेफाक से आज मैं भी मदऊ तो मैं हर महीने में ही होता हूं, लेकिन आज मुझे जाना यूं पड़ा कि कुछ अहबाब और दोस्त मेरे बाहर से तशरीफ लाए थे, तो मैंने कहा चलो दोस्ती मेरी थी तो मुझे जाना पड़ा। वहाँ पे चैम्बर के प्रेसिडेंट ने भी तकरीर की और डिफरेंट बिजनेस एसोसिएशन के, ट्रेडिंग एसोसिएशन के जो लोग टॉप लाइनर आए हुए थे उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मैंने भी वहाँ कुछ कोशिश की कहने की। लबोलबाब ये है कि सारे लोगों का मुत्तफ़िक़ा फैसला है ये कि जो कुछ अंदेशा हम महसूस कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के कन्विक्टेड होने के बाद, ये इजाज़त मिलने के बाद कि वो बैरून मुल्क इलाज के लिए चले जाएं और वहाँ से फिर बैठकर पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, वबांग दौल किया, सब ने सुना, छुपी हुई बात तो नहीं है। उस बातों पे गौर करते हुए और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो वबांग दहल खुली धमकी दी पाकिस्तान की आर्मी को, एसोसिएशन ने एक फैसला किया और वो ये फैसला है कि अगर इन तमाम खदशात को पाकिस्तान की आर्मी दूर नहीं करती तो फिर अभी से ये फैसला हो चुका है कि हम फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं करेंगे, किसी किस्म की भी नहीं करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता ये देखे भाले चोर बेईमान डाकू जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा हर तरह से तबाह कर दिया, इन्हीं को अगर दोबारा लाने की तैयारियों में कोई मशगूल है, खुदा न खास्ता, ये खदशात हैं, मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा, तो फैसला ये हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट विल लीव दिस कंट्री, ये छोड़ के चले जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टर ने बिल्कुल हाथ उठा लिया ये कह कर कि किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे। उनका कहना यह है कि यार जिंदगी में भी दोज़ख में रहें, गंदगी से अपने हाथ तर कर लें, मरने के बाद यकीनन इन सब का खामियाजा भुगतें और वहाँ भी हमें दोज़ख मिल जाए। ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजारें हम कि हम पैसे भी खर्च करें, साफ सुथरा काम क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है और दोबारा फिर उन्हीं लोगों को, प्रूवन चोरों को, यानी इसमें कोई शक तो अब रह नहीं गया कि ये लोग कौन लोग हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान को हम लीडर मान सकते हैं? क्या अल्ताफ हुसैन को हम लीडर मान सकते हैं? क्या नवाज शरीफ को हम लीडर मान सकते हैं? क्या आसिफ अली जरदारी को लीडर मान सकते हैं? क्या महमूद खान अचकज़ई को हम लीडर मान सकते हैं? क्या असमंद यार वली को हम लीडर मान सकते हैं? जहन में एक सेकंड में आंसर ये मिलता है कि बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है ये नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। तो अगर पाकिस्तान की अफवाज किसी भी तरह से
उन्हीं लोगों के कंधे पे हाथ रख के दोबारा इन्हीं चोरों को मजबूत करके लाने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर ठीक है भाई, आपका मुल्क है पाकिस्तान की, आप फौज हैं, ताकतवर लोग हैं। जैसे पहले भी जनरल जिलानी को मिठाई का तोहफा देने पर आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया था, जैसे होंडा 50 पे फिरते हुए आदमी को कराची से उठाकर सिंध उसके हवाले कर दिया था, बाद में वो रॉक की गोद में जाके बैठ गया था। आसिफ अली जरदारी को चुनकर लाकर आपने सदर पाकिस्तान बना दिया था। महमूद खान अचकज़ई को अपने साए में लेकर उसके भाई को वहाँ गवर्नर और उसकी फैमिली को सारी मिनिस्ट्रियाँ बलूचिस्तान में दे दी थी। असफंदियार वाली की फैमिली को आपने KP के हवाले कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान की खिदमत करते चले जा रहे हैं आप मदरसे पे मदरसा। वो बदमाश पाल रहा है, मदरसा तो नहीं है, वो दहशतगर्द पाल रहा है। उसने खुद कहा कि काबुल में जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज का हाल किया उन लोगों ने, हम तुम्हारा यहाँ वो हाल कर देंगे। नौजुबिल्लाह इस्तग़फिरुल्लाह, कैसी बातें हैं ये फैसला हुआ है, मैं आपको बता दूं, और ये बड़े ही पावरफुल लोगों का फैसला है, जिनको तजर्बा है, जो जानते हैं ये सब बातें, उनका फैसला है ये। वो कहते हैं कि यार एनफ इज एनफ, अब हम ये काम नहीं करेंगे, जो होना था वो हो गया, हमसे गलतियां हुई, हमने कर ली, मजबूरी थी या मौके की आवाज़ थी, कुछ भी हुआ, हमसे गलती हुई, अब नहीं करेंगे हम गलती। तो नतीजा यही होगा कि सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से वापस होगी, यहाँ का कारोबार बिल्कुल जो आए चोर चक्के वो चलाना चाहें उन्हीं की फैमिली में चलता रहेगा कारोबार। अगर वो सबको मंजूर है कि यहाँ सारी इंडस्ट्री नवाज शरीफ की हो, सारी इंडस्ट्री आसिफ अली जरदारी की हो, सारे दहशत गर्द के जो मदरसे हैं वो असफंदियार वली और मौलाना फजलुर रहमान के साए में चले। अचकज़ई की बातें पाकिस्तान के खिलाफ वबांग दोहल करता हुआ जहाँ जहाँ से पैसे वो बटोर रहा है, खाता पीता चला जाए। तो पर ठीक है, फिर ठीक है, पाकिस्तान फौज को ये मुबारक हो, आपका मुल्क है, आप लोग यहाँ के वाली व वारिस है, आप लोग जो करना चाह रहे हैं यही काम तो आप कीजिए, वरना इन सवालात का जवाब किसी फोरम पे ISPR जो बातें कर रहा है उसको समझाएं कि वो आपकी तरफ से एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। क्या ये चोर उचक्के कन्विक्टेड लोग इस तरीके से बात करेंगे इस मुल्क में तो फिर फ़ायदा क्या? जहाँ पे शरीफ आदमी और बदमाश आदमी को दोनों को बराबर की कुर्सी मिल रही है तो वहाँ पर शरीफ आदमी बदमाश के साथ क्यों बैठेगा? बैठेगा, आप दूसरा बदमाश भी वहाँ साथ बैठाइए, आप तीसरी कुर्सी पे आप बैठ जाइए, फिर ये काम आप करते रहिए। मैं फिर आपको आज की बात बतला रहा हूँ और वहाँ पे मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, वो खुद लेंगे अपना नाम। उन्होंने जो रिजर्वेशन बनाया है वो गवर्नमेंट को उन्होंने परसों चला जाएगा, उनको वो भेज देंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा, अपलोड भी कर देंगे हम, वो भी देख लीजिएगा। ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो रही है, मैं आपको बताऊं। सारे बिजनेसमैन बिल्कुल वबांग लाउड एंड क्लियर ये कह चुके हैं कि अगर दोबारा ये लोग आए, यही जरदारी, यही नवाज शरीफ, यही असफंदियार वली, यही मौलाना फजलुर रहमान, यही अल्ताफ हुसैन, यही अचकज़ई, तो ये फिर ये मुल्क आपको मुबारक हो। फिर हम इस मुल्क में मुश्किल तो बहुत पड़ेगी, ऐसे ही होगा जैसे हम कब्र में उतरेंगे, इस मुल्क छोड़ने का मतलब तो यही होगा। लेकिन हम इस काबिल हैं कि दुनिया के तमाम इलाके हमारे लिए खुले हुए हैं, हम कहीं भी जाएं। हम तो आपने ये सुना सिराज की बातें, और चूंकि मैं इन्हें 60 साल से जानता हूं, मुझे मालूम है कि ये दिल की बात कर रहे हैं और बिजनेस वाले कराची के इनकी बड़ी इज्जत रखते हैं। लेकिन क्या ये मुल्क बर्दाश्त कर सकेगा इस बात को? अगर ये, जैसे उन्होंने कहा कि हमने पैसे मुल्क में ले आना बंद कर दिया है, इन्वेस्टमेंट बाहर से बंद हो गई है, अब अगर आपने ये बातें मानी नहीं और अगर चोरों को चक्कों को वापस आप ले आते हैं तो फिर हम अपना पैसा भी इस मुल्क से निकाल के कोई और जगह जाके बैठ जाएंगे। आपको पता है कि मशरकी पाकिस्तान के बाद जो कुछ भी हुआ, जब वक्त आया और उन्होंने ख़ास तौर पे हमारे पंजाब के इलाकों के टेक्सटाइल मिलों को फिर मौका दिया, वहाँ वो बढ़ चढ़ के वहाँ चले गए, बड़े खुशी से वहाँ बैठे हुए हैं आज तक। ख्याल रखें ये मुल्क का, ख्याल रखें इस मुल्क की मुसीबतों का, ख्याल रखें कि एक आग फट रही है। कर क्या रहे हैं हम सब?
मैंने कई तकरीरों में कहा है, खुदारा कुछ करें, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम इस मुल्क को तहस नहस करके छोड़ेंगे। और बहुत सी आफतें, मुसीबतें, आज मैं कुछ लोगों से माफ कीजिएगा, कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा मुझे, और वो और सूबे के थे, सिंध के नहीं थे, उन्होंने कहा जी कि दरअसल मसला ये है कि कोई वारिस नजर नहीं आता, कोई अपनी जिम्मेदारी पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता। ये बहुत बुरा हो गया है, ये और मजीद बुरा होता जाएगा। और जैसे कि सिराज ने कहा कि अगर आप चाहते हैं इस तरीके से हरकतें हों तो फिर तौबा तौबा तौबा, सामने क्या नजारा है। हर आदमी इस मुल्क में 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया है उस पे, अब कितने और हम कर्जों में जाने के लिए तैयार हैं। हर इंसान को मुसीबतें पैदा हो रही है, वो बोल नहीं पाता, और लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं। ये मेरा ख्याल है कि अगर हम जरा से तवज्जो दें, जो बात हो रही है, इन्होंने ये बात भी की है। और ये इमरान खान वो क्या करे, मगर वो कर सकता है, क्यों नहीं करे? टीवी पे आके, भाई वोट तो तुझे दिया हमने यार, तू चुप करके क्यों बैठा हुआ है? अगर ये बात बिजनेस एसोसिएशन के सीनियर बिजनेसमैन कर सकते हैं कराची में एक ब्रंच में बैठकर, तो तू तो प्राइम मिनिस्टर है, क्या तुझे खबरें नहीं मिलती कि ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी बड़ी वो सारी बातें करके चले गए और तू वहां बैठा प्राइम मिनिस्ट्री का मजा ले रहा है कि मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। कहाँ का तू प्राइम मिनिस्टर है यार? प्राइम मिनिस्टर है कि तू पता नहीं क्या, मैं क्या बोलूं यार। इससे तो बेहतर है कि हीरा मंडी में कुचा शहबाज में जाके हार पकड़ के बेचना शुरू कर दे। छोड़ ये प्राइम मिनिस्ट्री, ये प्राइम मिनिस्ट्री तेरा शोभा नहीं है, तेरे को करना ही नहीं चाहिए यार। रहे तो शान से रहे, या शान से ठोकर मार के आ, हमारे ऊपर दोबारा मिल, हम तुझे दोबारा 2/3 मेजोरिटी से लेकर आने की कोशिश करेंगे। अगर रहे तो ठीक है, वरना छोड़ दे सियासत, दबा कर फिर ऐसे मुल्क में क्या करना है यार? रह के क्यों कर रहा है ये काम? मुल्क में मरे जा रहे हैं हम, मुल्क की मोहब्बत में गरशार हुए जा रहे हैं, और ये लोग हमें जलील करने पे एक स्टेप बाय स्टेप घुसेड़े जा रहे हैं, पड़ताल में जमीन में धंसाए जा रहे हैं कि मर जाओ सालो तुम लोग, तुम्हारी मोहब्बत की टका वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो वो है हमारे पास नवाज शरीफ का जो बैंक में पैसा है, जो उनका माल खजाना दुबई से आएगा, जो अमेरिका से जरदारी के नोट आएंगे, डॉलर आएंगे, उसमें हमारा शेयर है। तुम गरीबों का साथ देने से हमको क्या मिलेगा? ये भूल गए तुम लोग कि असल दौलत तो हम ही लोग हैं, ये गरीब ही तो असल दौलत है पाकिस्तान की, ये मजदूर किसान, यही तो दौलत है पाकिस्तान की, यही असल पाकिस्तान है। मगर अगर इनको तुम लोगों ने इग्नोर किया तो परवरदिगार तुमको कभी माफ नहीं करेगा, याद रखना। ऊपर भी एक ताकत बैठी हुई है, वो देख रही है बड़ी हर चीज को कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ये नहीं करो, पोजीशन क्लियर करो, हमें समझाओ कि ये क्या हो रहा है। वरना मैंने जो आपको आज ये खबर दी है, झूठी हवा में नहीं है, ये हकीकत पहले आपको बयान की है कि ये हो रहा है और ये हो जाएगा। मैं आपको ये बतला दूं, द मोमेंट आपने इनके कंधे पे हाथ रख के इनको कंधे पे बिठाया आपने, ये सारे लोग ये मुल्क छोड़ कर चले जाएंगे। नाचना लेके मौलाना फजलुर रहमान को, नवाज शरीफ को, मरियम को, ये जितने चोर उचक्के फ्रॉडिये 2 नंबरी लोग हैं, ये जरदारी को, अचकजई को, अस्पंजाल वली को, अल्ताफ हुसैन को भी बुला लेना, फिर तुम लोगों की खूब बनेगी। कहते हैं ना खूब बनेगी जब बिल बैठेंगे दीवाने। तो यहाँ तो साले 8-10 दीवाने हैं और दीवानों के सरदार तुम लोग हो। बैठा लेना इनको अपने गोद में, कर चलाओ ये मुल्क। पहले भी चल रहा है ना, ये मुल्क चल रहा है, ये मुल्क चल रहा है। किसने ये तबाह किया? तुम लोगों ने। इन लोगों को लाके 2 टकियों को, फिर वही आप पर तोड़ रहे हो उनको लाने के लिए। यार क्या बोला जाए यार, कुछ समझ में नहीं आता भाई, कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचा दिया। पता नहीं ये इमरान खान तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, पहुंचे ना पहुंचे, जो होना है वो तो होकर रहेगा भाई। हम मुल्क के लिए दुआगो है, मुल्क के लिए हम दवागो भी हैं। परवरदिगार से हमारी दुआ हमेशा यही रहेगी, हम यहाँ रहे मालिक ना रहें, हमारे मुल्क को हर
मुसीबत से बचाए रखना परवरदिगार। इस पाकिस्तान की फौज को थोड़ी सी अकल दे दे मेरे मौला। चलाना सीखे हैं बंदूक, मगर चला दूसरी चीज रहे हैं, तो मैं क्या करूं। टैंक पर बैठकर इन्होंने टैंक चलाना सीखा है, हारमोनियम बैठ के अब कमरे में हारमोनियम बजाने लगे हैं, तो ये टैंक वाला हारमोनियम कैसे बजाएगा, यही मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ये फौज ही इसका जवाब दे सकती है, देना चाहिए उसको जवाब। है कोई इस फोरम पे इसका जवाब देने वाला, तो मैं सुनने को तैयार हूँ, जरूर सुनूंगा, दे जवाब। ये वो बगावत की बात है जो इंतहाई इश्क में पाकिस्तान के रहने वाले वासी, जिन्होंने हर कुछ यहां लगाया हुआ है, वो दे रहे हैं। अब आप सब सुनिए, जवाब तैयार करें, हालात सुधारें। कोई भी इससे नहीं बचेगा, सबके नाम लिए हैं और कह रहे हैं। और एक बिजनेसमैन को इतना बोलना, मेरा ख्याल है कि ऐसा पैगाम है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने पाकिस्तान के लिए करना होगा, क्योंकि आप ही जिम्मेदार होंगे सारे, और उनको मौका दें खिदमत करने का, जो इस मुल्क को मोहब्बत से पेश आते हैं और मुल्क के गरीबों को मोहब्बत से हल उनके तरफ बढ़ाने की कोशिश करें, उनकी मुसीबतों का। शुक्रिया।